शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मैं स्वीटी आपका इस एडुजन जूनियर क्लासेस के प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का एक शानदार चैप्टर, जो कि होने वाला है क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक जो ट्रेलर वीडियो था वो मैंने डाला था कि आखिर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो क्यों होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसमें हमने समझा था क्या कि एक दिन था, कब का, 14 जुलाई 1784 का। और उसमें क्या होता है कि जो किंग होता है वो क्या करता है, ऐसे रूमर्स फैलती है पूरे फ्रांस में कि जो किंग है उसने क्या कर दिया है, ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया है कि ओपन फायर कर दो। और उसके वजह से जो जनता है वो भड़क जाती है और क्या होते हैं, रिजल्ट्स उसके निकलते हैं कि सभी गुस्से में आते हैं और कहीं ना कहीं पैलेसेस को और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तो आखिर ये क्यों हो रहा होता है और वो कौन सा किंग था जिसने ये सारी चीजों को किया है, उसको आज हम चलिए समझते हैं डिटेल्स में। ये जो वीडियो होने वाला है ये पार्ट वाइज होगा और एक एक बातों को हम क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे और समझेंगे कि आखिर जो उस टाइम की फ्रांस की सोसाइटी थी वो कैसी थी, क्या क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से ये रेवोल्यूशन आया था। तो चलिए समझते हैं हम क्या पहले इस रेवोल्यूशन को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो चैप्टर में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रही है वो कब से हो रही है, तो 14 जुलाई 1789 को ये दंगा पूरे जगह पे फैल रहा होता है। लेकिन कुछ तो इसके कॉजेस रहे होंगे, तो वो क्या थे उनको चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि जो फ्रांस के किंग थे वो कौन थे उस टाइम पे, तो जो किंग थे उनका नाम था क्या, लुइस 16। क्या नाम था यहाँ पे, लुइस 16 था। मेरे साथ आप लोग रिकॉल करते जाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और शॉर्ट नोट्स एक बनाते जाएंगे और फिर जब रिवीजन का टाइम आएगा तो उसको क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो किंग थे उनका नाम था क्या, लुइस 16 था। अच्छा ठीक है, ये बिलोंग करते थे कौन सी फैमिली से, तो ये बिलोंग करते थे बॉर्बन फैमिली से। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो लुइस 16 थे वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे, तो बिलोंग करते थे बॉर्बन फैमिली से। अब नाम क्या था, लुइस 16 था। ठीक है, जब ये मात्र 20 इयर्स के थे तब इनकी शादी होती है। मतलब कि इनकी शादी जो होती है वो किससे होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो वो जो शादी होती है वो किससे होती है, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस होती है जिनका नाम होता है क्या, मैरी एंटोनियट। तो यहाँ पे इनसे जब शादी होती है तो इनकी एज क्या होती है, ओनली 20 इयर्स एज। कौन थी, तो वो थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस क्या नाम था उनका, तो नाम था मैरी एंटोनियट। तो ये नाम था उनका। अब क्या होता है, तो यहाँ पे ये प्रिंसेस थी, तो ये भी क्या थी, काफी खर्चीली थी। तो अब ये क्या होते हैं, ये लग्जीरियस लाइफ जी रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि राजा को खुशी तो होती है कि मेरी शादी हो गई, लेकिन इनको एक बात का दुख भी होता है इसके साथ। वो दुख क्या होता है कि जब ये राजा बनते हैं तो जो इनकी ट्रेजरी होती है, मतलब जो धन यहाँ पे रखा जाता है वो पूरी तरीके से खाली था। मतलब कि एक राजा जो कि कैसा है, कंगाल है, तो क्या वो खुशी मनाएगा, तो बिल्कुल नहीं मनाएगा। तो आखिर ऐसे कौन से रीजंस रहे होंगे कि एक राजा की जो तिजोरी है वो क्या है, खाली है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से जब राजा लुइस 16 बनते हैं तो इनकी जो ट्रेजरी होती है वो खाली होती है। तो चलिए इसको समझते हैं।
यहाँ पे ये लोग राजा हैं तो इनके पास बड़ा सा पैलेस होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि जो बासिलिका इनका क्या था, पैलेस था, वो बहुत ही बड़ा था, शानदार था। तो उसको कहीं ना कहीं क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए काफी ज्यादा धन लग रहा था। अब उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या था कि एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जी रहे थे। भाई राजा लोग हैं तो अनोखे अनोखे शौक होंगे, लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे, जिसकी वजह से पैसा ज्यादा लग रहा था। उसके बाद उसी टाइम पे वॉर छिड़ा हुआ था ब्रिटेन और किससे, अमेरिका से। तो जो फ्रांस है ये सपोर्ट कर रहा था कहीं ना कहीं, उसकी वजह से भी क्या हो रहा था, जो पैसा था वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, लोगों तक जा रहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन बनेगा क्या कि आखिर जो ट्रेजरी है वो खाली क्यों थी। तो क्या क्या स्टेप्स थे, क्या रीजन थे, उनको चलिए समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि आखिर जो ट्रेजरी है, जब लुइस 16 राजा बनते हैं और शादी करते हैं किनसे, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटनी से, तो आखिर फिर तिजोरी खाली क्यों थी, इन्होंने तो कुछ किया नहीं था। तो क्या चीजें थी उनको हम समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए समझते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे कॉजेस थे जिनकी वजह से जो लुइस 16 जब राजा बनते हैं तो उनकी एम्प्टी जो ट्रेजरी है वो क्या होती है, एम्प्टी होती है। तो यहाँ पे बताया मैंने जैसे कि आपको वही सारे कॉजेस हैं, बट आपको एग्जाम में लिखना होगा, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज चीजों को लिख दिया है और आप अपनी जो पेन और कॉपी लेके बैठे उस पर इसको राइट डाउन कर लेंगे। तो पहला जो कॉज था वो क्या था, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर had drained the financial resources of France, मतलब कि काफी लॉन्ग टाइम से जो है यहाँ पे युद्ध चल रहा था, और युद्ध चलेगा तो डांडिया तो खेला नहीं जाएगा, उसमें वेपन्स चाहिए होंगे और उनको खरीदने के लिए क्या लगेगा, पैसा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ का जो पैसा था वो क्या हो रहा था, जा रहा था। उसके बाद बताया गया है कि जो कॉस्ट थी मेंटेन करने की, बड़े बड़े कोर्ट्स को, पैलेसेस को, उसमें पैसा जा रहा था। उसके बाद बताया मैंने जैसे कि फ्रांस जो है वो हेल्प कर रहा था अमेरिका की तरफ से, किसके लिए, इंडिपेंडेंस को पाने के लिए। मतलब कि जो अमेरिका है और ब्रिटेन, इनके बीच में युद्ध चल रहा था और फ्रांस भी उसमें से क्या कर रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था, ताकि इसको भी क्या मिल सके, इंडिपेंडेंस मिल सके। उसके बाद जो वॉर थी वो क्या है, एडेड करती है, मतलब कि अब जो है द वॉर एडेड मोर देन $1 billion टुवर्ड डेथ, मतलब कि ये जो लड़ाई चल रही थी इसकी वजह से ये लोग काफी क्या होते हैं, कर्ज पे चले जाते हैं। यहाँ पे ये लीवर, किडनी लीवर नहीं है, ये क्या है, करेंसी है उस टाइम पे जो वहां पे क्या होती थी, चलती थी। जैसे कि आज के टाइम पे हमारी क्या है, रुपी है, तो वैसे उस टाइम पे लीवर्स बोलते थे उनको। तो वहां पे कर्ज में चले गए थे। फिर यहाँ पे डेली बेसिस के क्या थे, उनके एक्सपेंसेस थे, जैसे आर्मी में पैसे लगना, यूनिवर्सिटीज में लगना पैसे, कोर्ट में लगना। तो ऐसे खर्च भी थे जिनमें इनके पैसे क्या हो रहे थे, जा रहे थे। उसके बाद जो यहाँ पे बड़े बड़े जो पैसे देने वाले थे ब्याज पे, अभी तक वो ऐसे ही पैसे दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने क्या बोला कि भैया पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे, अगर आपको उधार में पैसे चाहिए तो 10% का आपको क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनकी वजह से जो फ्रांस की तिजोरी थी वो क्या हो रही थी, खाली होती जा रही थी। और जब लुइस 16 राजा बनते हैं तो ये क्या होते हैं, देखते हैं कि जो हमारी तिजोरी है वो तो पूरी तरीके से क्या हो चुकी, खाली। अब राजा को टेंशन हो गई कि मैं तो राजा हूँ, मैं कमाऊंगा नहीं, तो फिर आखिर ये जो सारी चीजें हैं, ये जो खर्च हैं, ये कैसे मेंटेन किए जाएंगे। तो इसके लिए वो एक सलूशन निकालते हैं, सोचते हैं कि राजा की एक जो इनकम होती है बेसिकली वो कहाँ से होती है, तो टैक्सेस से होती है। तो ये कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, जो हमारी प्रजा है इसी से क्या किया जाए, टैक्स बढ़ा दिया जाए, और उससे जो पैसा मिलेगा उसी से हम अपना रोज का जो खर्च है उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और एक्चुअली में जो ये रेवोल्यूशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स को बढ़ाने को लेकर ही होती है। तो यहाँ पे अब जो टैक्स बढ़ाने की बात राजा के मन में आती है, यहीं से फ्रांस रेवोल्यूशन की नींव रख दी जाती है। क्यों रखी जाती है,
क्योंकि उस टाइम पे जो फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड थी उसमें बहुत ही क्या थे, डिफरेंसेस थे। तो पहले इस बात को समझने से पहले हमको देखना होगा कि आखिर जो 18th सेंचुरी में फ्रांस की सोसाइटी थी वो आखिर कैसी थी। तो उसको भी चलिए समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अब फ्रांस की जो सोसाइटी थी उस टाइम पे वो क्या थी, कैसी थी, चलिए स्टेप वाइज इसको समझते हैं। तो जो फ्रांस की सोसाइटी थी उस टाइम पे बेसिकली वो 3 स्टेट्स में क्या थी, डिवाइडेड थी। तो पहली बात तो हमको पता चली कि ये कितने में डिवाइडेड थी, तो 3 स्टेट्स में ये जो हमारी स्टेट थी वो क्या थी, डिवाइडेड थी। अब एक एक स्टेट को समझ लेते हैं कि कौन कौन आते थे। तो फर्स्ट स्टेट हो गई ये हमारी, ये स्टेट नहीं स्टेट है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड स्टेट आ जाती है हमारी, और ये हो गई थर्ड स्टेट। अब जो हमारी फर्स्ट स्टेट है इसमें कौन लोग आते थे, तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेट थे इसमें जो लोग आते थे वो कौन थे, क्लर्जी होते थे। अब बेसिकली क्लर्जी कौन होते हैं, तो जो चर्च वगैरह में होते हैं, पूजा वूजा जैसे हमारे में होती है तो वैसे चर्च में जो लोग करते हैं उनको हम क्लर्जी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारी सेकेंड स्टेट की सोसाइटी थी उसमें कौन लोग आते थे, तो नोबेलिटी के लोग आते थे। मतलब कि राजा वगैरह हो गए, जो खानदानी थे, प्रिंसेस वगैरह हो गए, प्रिंस हो गए, ये सब आते थे इसमें। मतलब रईस खानदान के लोग इस पे आते थे। अब आते हैं थर्ड स्टेट की तरफ। तो थर्ड स्टेट में कौन रहते थे, तो थर्ड स्टेट में नॉर्मल पीपल होते थे, मिडिल क्लास जिनको हम बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाते थे, तो जैसे कि हम देखेंगे कौन आते थे, बिजनेसमैन आते थे। उसके बाद कौन हो गए, हमारे लॉयर्स हो गए। फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन हो गए, आर्टिसंस हो गए। और उसके बाद कौन हो जाएंगे, हमारे क्राफ्टमैन हो गए जो, तो क्राफ्टमैन जितने थे वो हो गए। उसके बाद कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो और लोग थे जैसे कि स्लेव्स हो गए। तो ये सभी लोग क्या होते थे, थर्ड स्टेट में आते थे। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को मिला के जो फ्रांस में पॉपुलेशन थी वो केवल और केवल 10% थी। क्या, पॉपुलेशन। समझते जाइएगा, यहीं से होती है क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसीलिए इसको क्या करना होगा, समझना होगा। तो मतलब कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को अगर मिला दिया जाए फ्रांस में तो केवल और केवल 100% पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ ये लोग कितने परसेंट थे, 10% थे। जो थर्ड स्टेट के लोग थे इनकी जो पॉपुलेशन थी वो कितने परसेंट थी, 90% पॉपुलेशन थी। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूट था वो किसका था, थर्ड स्टेट का था। अब यहीं से तो शुरुआत होती है किसकी, रेवोल्यूशन की। और जो लुइस 16 थे उन्होंने बोला कि ऐसा है, हमारा खर्च वर्च अब चल नहीं रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, जो टैक्सेस हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो राजा ने एक चीज ये बोला क्या, कि जो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे इनके पास क्या थी, दे वर एंजॉयड प्रिविलेज बाय बर्थ। मतलब कि इनको जब से ये पैदा होते हैं तब से शानदार जिंदगी जीते हैं, ना ही ये टैक्स देंगे ना कुछ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बैठ कर खाएंगे। तो मतलब कि इनको क्या करना था, यहाँ पे नो टैक्सेस, इनको कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन जो 90% पॉपुलेशन है इसी को सारे टैक्सेस क्या करने होंगे, पे करने होंगे। तो मतलब कि जो भी टैक्स लुइस 16 बढ़ाने वाले थे वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लगने वाले थे, थर्ड स्टेट के लोगों पे आने वाला था भार। और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग इससे क्या थे, बाहर थे। यहीं से क्या होता है, विद्रोह होता है। क्यों होता है, क्योंकि अब क्या होंगे, अगर आप किसी एक इंसान को जरूरत से ज्यादा भार देंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, हमारे सामने आएगा और बोलेगा। तो यहाँ पे जब टैक्सेस को बढ़ाया जाता है तो यहाँ पे माना जाता है क्या, कि दे एंजॉय प्रिविलेजेस बाय बर्थ। मतलब कि इनको जो है क्या करना होता है, कोई टैक्स नहीं देना होता।
और ये शांति से अपनी जिंदगी को चला रहे होते हैं। अच्छा, फिर थर्ड स्टेट के जो लोग थे उस टाइम पे बेसिकली फ्रांस में दो टाइप के टैक्सेस को दिए जाते थे। कौन कौन होते थे? तो एक होता था हमारा जो टैक्स वो था क्या? टिथ। और एक कौन सा टैक्स होता था? वो होता था टेल। ये दो टैक्स होते थे। ये टैक्सेस क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर फ्रांस में कितने टाइप्स के टैक्सेस को लगाया गया था? तो आप कहेंगे दो। पहला था टिथ और दूसरा कौन सा था? टेल। तो टिथ क्या होता था? तो ये क्या थे? दैट टाइप ऑफ टैक्सेस लेविड बाय चर्च। मतलब कि जो लोग चर्च के होते थे, ये सीधा सीधा टैक्स किसके खाते पे जाता था? क्लर्जी लोगों के पास जाता था। और जो टेल होता था, ये टैक्स आखिर क्या था? तो ये जो टेल टैक्स था, ये क्या होता था? हमारे जो डेली बेसिस के, जैसे आज के टाइम में हम जीएसटी देते हैं, सारे जो भी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं उस पर कुछ ना कुछ क्या होती है? वैल्यू एडेड होती है। तो वैसे ही ये टैक्स होता है जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स पे क्या होता था? लगाया जाता था। तो मतलब कि ये नॉर्मल प्रोडक्ट पे क्या किए जाते थे? लगाए जाते थे। जैसे कि हम टोबैको खरीदते हैं, उसके बाद सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, तो ये सारी चीजें थी। तो यहाँ तक का सिनेरियो आपको आई होप समझ में आया होगा कि आखिर फ्रांस के जो किंग थे उनका क्या नाम था, उसके बाद कितने ईयर की एज में वो क्या करते हैं? शादी करते हैं, किससे करते हैं, कहाँ की प्रिंसेस होती हैं, उसके बाद ट्रेजरी जब ये किंग बनते हैं तो आखिर खाली क्यों होती है, उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। फिर हमने देखा कि जो फ्रांस की 18th सेंचुरी में सोसाइटी थी वो कितने पार्ट में डिवाइडेड थी। तो हमने देखा 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट में कौन आता है? क्लर्जी। सेकंड में कौन आते हैं? नोबेलिटी के लोग। उसके बाद थर्ड स्टेट में नॉर्मल पीपल, जितने बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, लॉयर हो गए, उसके बाद हमारे वेंडर्स हो गए, क्राफ्टमैन हो गए, स्लेव हो गए, ये सभी किस पे आते थे? थर्ड स्टेट पे। अब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, ऐसा मानना था कि ये लोग क्या हैं? पैदा ही हुए हैं किसको? एंजॉय करने के लिए, एक लग्जीरियस लाइफ को, और इनको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन थर्ड स्टेट को क्या करना था? जो भी टैक्स फ्रांस में बढ़ने वाला था वो सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों पे आने वाली थी। और उसके बाद यहाँ पे कितने टाइप के जो फ्रांस की सोसाइटी थी उस टाइम की टैक्स को पेड करती थी? तो हमने देखा टिथ और टेल नाम के। अब यहाँ से हम आगे देखेंगे कि आखिर कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ये जो मिडिल क्लास है, मतलब थर्ड स्टेट के लोग हैं, वो भड़क जाते हैं। तो आखिर क्या कॉजेज होते हैं जिसके वजह से ये लोग भड़कते हैं, इसको देखेंगे हम अपनी नई वीडियो के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है वो मिले। थैंक यू फॉर वीडियो।